राजीव जी, पहली बात तो है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आजादी के इतने साल भी, अमृत काल में भी ऐसे वीडियो हमें अ, वायरल हो रहे हैं जो हमें देखने पड़ रहे हैं। इससे बढ़कर शर्म की बात क्या होगी कि इस देश में किसी व्यक्ति के सिर पर कोई व्यक्ति लघु शंका करे और बाद में लीपापोती की जाए। सवाल यह कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आई। अब भले ही मुख्यमंत्री पीड़ित व्यक्ति को अपने घर बुला लें और दोषी को गिरफ्तार करवा दें, उसका घर तोड़वा दें, उसको एनएसए लगा दें उसके ऊपर, लेकिन इससे क्या ये पाप धुलेगा? जो पाप, जो कलंक मध्य प्रदेश के ऊपर लगा है, मानवीयता के ऊपर लगा, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश का देश के ऊपर लगा, ये कलंक एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर इससे घृणित कार्य क्या होगा, इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अब दुख की बात यह है कि इस पर भी राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया पीड़ित व्यक्ति को, उसके पांव पखारे और कहा कि मेरा मन दर्द और पीड़ा से भर गया है, मैंने यहाँ बुलाया है, मेरे मन में बहुत वेदना है, मेरे मन में तकलीफ है, अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी है, मैं अंतरात्मा को मानता हूँ, गरीब हमारे लिए पूज्य हैं, गरीब का अपमान सबका अपमान है। बहुत भावुक बातें माननीय मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन दोषी पर क्या कार्रवाई हो रही है आगे, और दोषी को प्रश्रय देने वाले विधायक पर क्या कार्रवाई हो रही है। राजीव जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये इस व्यक्ति की, जो व्यक्ति जिसने ये घृणित कार्य किया, ये कोई उसकी पहली घटना नहीं है। पिछले वर्ष उस एमएलए के प्रतिनिधि ने, कुछ पत्रकार जो वेबसाइट चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने जब एमएलए के घोटालों का भंडाफोड़ किया और ये खबरें छापी कि एमएलए महोदय आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं और झूठे दस्तावेज बनाकर जमीनें हड़पी जा रही हैं, तब एमएलए के इसी प्रतिनिधि ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और 6 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। सीधी कांड वो भी है, आपको याद होगा। वो 6 पत्रकार जिसमें रंगकर्मी भी थे, उन्हें न केवल उनके साथ मारपीट हुई और अभद्रता हुई, बल्कि रात भर उन्हें केवल अंतर्वस्त्र में, एक लंगोट जैसी या अंडरवियर में ही रखा गया और रात भर उन्हें थाने में रखा गया था इस तरह, और उसका वीडियो बना के वायरल किया गया था। आप जानते हैं कि सीधी एक छोटा सा शहर है, वहां इस तरह के वीडियो अगर वायरल होते हैं तो उस विधायक का कितना खौफ हुआ होगा। बाद में कानूनी दबाव के बाद, बड़े शहरों के और कुछ और पत्रकारों के दबाव के बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन इससे भी विधायक के गुर्गे ने सबक नहीं सीखा और ये कांड आगे भी बढ़ा। अब मुख्यमंत्री जी बहुत लीपापोती कर रहे हैं, और मजेदार बात है कि जब एक तरह से जो पीड़ित व्यक्ति, उसे किडनैप करके ही ले जाया गया था भोपाल, उसकी पत्नी बड़ी परेशान होती रही कि मेरा पति कहाँ गया। पीड़ित व्यक्ति की पत्नी, बार बार वो पीड़ित था, जो पीड़ित व्यक्ति, उसने भी सीएम से कहा कि माननीय महोदय, मुझे मेरे परिवार की चिंता है। तो मुख्यमंत्री ने उसकी पत्नी को फोन लगाया, कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम पैसे का इंतजाम भी कर रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। इस पर पीड़ित व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है, आप तो मेरे पति को घर भेज दीजिए, हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, हमको बहुत चिंता हो रही है। इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि विरोधी पार्टी के नेता भी पीड़ित व्यक्ति के पीछे थे और उसे ले जाने की बात कर रहे थे। दूसरी बात यह कि जब जो दोषी व्यक्ति है, उसने पीड़ित की तरफ से एक एफआईआर बनवा ली थी, एक एफिडेविट बनवा लिया था। एफआईआर की वापसी के लिए उसने कहा कि देखिए, जो मेरे खिलाफ एफआईआर है गलत है, ये एफिडेविट है उसी व्यक्ति का। लेकिन सवाल ये कि जो बात वीडियो में आई है वो कैसे झूठी हो सकती है। यह मध्य प्रदेश के चेहरे पे कलंक है, देश के चेहरे पे कलंक है, मानवता के नाम पर कलंक है कि आजादी के अमृत वर्ष में ऐसी वारदातें हो रही हैं। अब जो लीपापोती हो रही है उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में सीटों का तालमेल कुछ इस तरह के 22% वोटर मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के हैं। ये लोग तय करते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बने, और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं
और इतनी वोटें इतनी सारी किसी एक तरफ जाए तो निश्चित है सरकार बहुत तेजी से सरकार गिर सकती है, सरकार बदल सकती है। आदिवासी मतदाता, एसटी मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ है। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा वर्ग है ये। तो दोनों ही वर्ग इसे दोनों ही पार्टियां इन्हें अपनी तरफ करने के लिए लगी हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान जी रोज नई नई घोषणाएं करते हैं कि आदिवासियों के लिए हमने नया नया ये योजना बनाया है, ये योजना बनाई है, और अभी 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। वो भी एक इवेंट है जो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ शर्मिंदगी वाली बात है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम अगर इस तरह आए तो न मानवता उसमें सम्मानित होती है, न देश सम्मानित होता है। दुख की बात है कि दोषी व्यक्ति को प्रश्रय देने वाले के खिलाफ न तो गृह मंत्री ने कोई बात कही है, न मुख्यमंत्री ने कोई बात कही। अगर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति को जो प्रश्रय दे रहा था हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे, हम उसकी भी जांच करेंगे और ऐसे व्यक्ति को भविष्य में हमारी पार्टी का टिकट नहीं देंगे, ऐसा अगर शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के कोई नेता बोलते तो कोई बात थी। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि आगामी चुनाव में फिर इसी अपराधी व्यक्ति को, इस दोषी व्यक्ति को जो गलत लोगों को प्रश्रय देता है, टिकट मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन चिंता बीजेपी को अब यह है कि 11 तारीख से 15 तारीख तक मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र है और उस सत्र के लिए कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों में जितने सदस्य उन्होंने कमर कस ली कि इस मुद्दे को जम के उठाएंगे और मानवीयता को शर्मसार करने वाली वारदात भविष्य में कहीं भी कभी भी करना तो दूर, कोई करने की सोचे भी नहीं, ऐसी कोशिश होगी। राजीव जी जी, महाराष्ट्र की राजनीति को आप बहुत नज़दीक से जाने हैं, समझे हैं पत्रकारिता करते हुए। महाराष्ट्र की राजनीति देश की राजनीति पर, दिल्ली की राजनीति पर कितना असर आने वाले समय में डालते हुए दिखाई दे रही है आपको? तो नए आज समीकरण बने हैं। इस तरह से कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी करीब आ रही है और करीब आई है, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे अपने सरकार में बने रहने की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार कभी भी जा सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो सबसे मजबूत बनी हुई है तमाम दलों में। बीजेपी के तो वोट अपने सुरक्षित होते हैं, उसमें कोई नई बात गड़बड़ होती नहीं है, लेकिन एनसीपी के सीट और वोट प्रभावित हो रहे हैं। शिवसेना टूटी हुई है और कांग्रेस है एक है। लगता है कि कोई आश्चर्य अजूबा नहीं होगा जब शरद पवार घोषणा करेंगे कि एनसीपी का विलय कांग्रेस में हो रहा है, और अगर नहीं भी हो, यह बात तय है कि दोनों की विचारधारा एक है। एनसीपी में भी कांग्रेस की ही विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के ही लोग हैं, तो एनसीपी सत्ता में आएगी, सफे पे आएगी। जो लोग शरद पवार को छोड़ के जाने वाले थे वे लोग धीरे धीरे करके शरद पवार के पास आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से स्पीकर के लिए तय करना मुश्किल हो। अब वो खुलेआम शायद पक्षपात नहीं कर पाए, शर्मा शर्मी में या कानून के डर से उन्हें पक्षपात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र की में इंतजार है कुछ नए बदलाव का। मुझे लगता है कि बीजेपी इस सारे मामले की ताक में बैठी है, कब छींका टूटे, उसका भाग्य खुल जाए, बीजेपी इसी इंतजार में है। राजीव जी। जी।